दोस्तों, आपका नेशनल अड्डा पर स्वागत है। हम जैसा कि आपसे वादा किए थे, दिल्ली निकलने से पहले हमने पोस्ट भी किया था एक्स पर, फेसबुक पर, हर जगह पर कि हम सिद्धार्थ नगर पहुंच रहे हैं और सिद्धार्थ नगर के इमिनेंट पर्सन से हम पॉडकास्ट में अलग अलग लोगों को जोड़ते रहेंगे। इसी सिलसिले में हम सिद्धार्थ नगर के हेडक्वार्टर पर हैं और इस पॉडकास्ट में हम जिससे जोड़ रहे हैं वो महान शख्सियत है। उनको लोग नजीर मलिक साहब के नाम से जानते हैं। आप सिद्धार्थ नगर कोर्ट में नियर अबाउट 43 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे सोशल इश्यूज पर लिखते रहे हैं। अभी आपकी फिलहाल एक बुक आ रही है, महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद काला नमक, यानी कि जो सिद्धार्थ नगर है उसे लोग बुद्ध की धरती के नाम से जानते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो लोग जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। खासकर आपकी इस मेहनत को, इस जज्बे को सलाम कि इस छोटे से जिले में जो भी प्रगति के नाम पर लड़खड़ाते हुए चल रहा है, यहाँ के लोगों को आपने दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला आपसे मेरा यही सवाल होगा कि आपने इतना बेहतरीन बुक लिखा है, महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद काला नमक। इसी का नाम जो आपने सेलेक्ट किया, जो इसकी थीम है, उसके पीछे का क्या राज है? असल में ये पहचान ही हमारी है बुद्ध की धरती के नाम पर। और जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे, उनका नाम था शुद्धोधन। उसका अर्थ ही है शुद्ध धाम। यहाँ की धरती की सबसे बड़ी सौगात है काला नमक, जिसको यहाँ के लोग तो नहीं पहचान पाए, लेकिन एक अंग्रेज ने पहचाना जिसका नाम था विलियम बर्ड। वो यहाँ पर आया, यहाँ की धरती से अभिभूत हुआ और उसने यहाँ की उर्वरा शक्ति को पहचान करके काला नमक की खुशबू से इतना ज़्यादा वो खुश हुआ कि उसको कल्टीवेट करने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, उसको पूरी दुनिया में पहचान पहुँचाने के लिए जो उसने अकल का इस्तेमाल किया, जितनी मेहनत की यहाँ के किसानों को मिला करके, वो अद्वितीय है। बिना किसी मशीन के, बिना किसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के उसने दर्जनों सागर बनाए इस बॉर्डर बेल्ट पर, फ्रॉम ककरावा अप टू शोहरतगढ़। दर्जनों सागर श्रमदान से खुदवाए, खाली इसलिए कि पानी को रिजर्व किया जाए। उस पानी से ही उसने हर खेत तक पानी पहुंचा करके काला नमक को पैदा करने की पूरी कोशिश की, कामयाब हुआ। हजारों किलोमीटर की नहरें चारों तरफ हर खेत तक दौड़ाई उसने, और उस चावल के उत्पादन को प्राप्त करके उसने इंग्लैंड तक पहुंचाया। इसी चावल को ढोने के लिए गोरखपुर से उसका तक की रेल लाइन बिछाई। पहले ये नाव से जाता था बंगाल, बंगाल से इंग्लैंड, लेकिन उसके बाद जब ये ट्रांसपोर्ट के लिए उसने ट्रेन का इजाद किया, ट्रेन यहाँ तक लाया, तो फिर इस चावल को उसने ट्रेन के माध्यम से वहां तक ढोया। चावल पैदा करने की इसकी जो तकनीक थी, वो कृषि वैज्ञानिक भी था, वो सिंचाई मामलों का जानकार था, सिंचाई वैज्ञानिक भी था। वो इस जमीन के वाटर लेवल को देखते हुए उसने बजहा सागर से लेकर के आपके नौगढ़ तक नहरों का जाल बिछा के पानी पहुंचाया। और उसकी खासियत थी कि जहां भी काला नमक खेत में बोया जाए, कटाई तक कम से कम उसके अंदर 4 इंच पानी होना चाहिए। इतना पानी होना चाहिए कि उसमें 2 इंच की काई जम जाए। सर, आपने जिस तरह से रेलवे लाइन की बात की जी, हम जब पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, दादा भाई नौरोजी जी, तो ये लोग जो रॉ मटेरियल थे यहाँ से इंग्लैंड लेकर के गए, तो क्या उसी फिलॉसफी पे तो नहीं ट्रेन? बिल्कुल उसी फिलॉसफी चाहिए कि यहाँ की जो कीमती चीजें हैं उसे अपने घर तक ले जाऊं। चूंकि ये प्राकृतिक व्यवस्था था, जमीन तो ले नहीं जा सकता था, तो इस जमीन का जो उत्पाद था, अद्वितीय जो खुशबू थी, और उसमें जो केमिकल उसने रिसर्च किया, जेनेटिक रिसर्च किया कि इस चावल में ऐसा क्या है कि इतना एरोमेटिक है, ये इतनी खुशबू है और चावलों में नहीं है। तो उसने जो खनिज पदार्थों का इसमें देखा, जो तथ्य उसे पड़े हुए थे, वो अपने आप में बेमिसाल थे। और अभी मैं कह रहा था आपसे कि जो काई जमती थी, उस काई में तमाम मछलियां पल जाती थी। उन मछलियों से, उस काई से खाने पीने के दौरान जो कुछ केमिकल्स निकलते थे, उससे एरोमेटिक ताकत इस धान की बढ़ी। और खुशबू ऐसा था कि किसी भी गांव में किसके घर मेहमान आया है, इसको पता नहीं करना पड़ता था। जिसके घर से खुशबू आती थी काला नमक चावल की, समझ जाते थे लोग मेहमान आए।
सर हम यही आ रहे हैं, जैसे कि आपने ये सारी चीजें हमने बात कर ली, जी तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट है और हम लोग सारी चीजें ब्रिटिशर्स की पढ़ चुके हैं, जी जी तो उसका अभी कहाँ आप यूटिलाइजेशन देखते हैं, उसका मार्केट वैल्यूएशन कहाँ देखते हैं? वो बिल्कुल मृत प्राय हो रहा है। धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर काला नमक को चुना, लेकिन अमला जो सरकार का है वो खाली ढोल पीट रहा है, धरातल पे कुछ नहीं कर रहा है। जैसे सारी नहरों में सिल्ट जमा है, बजहा सागर में कम से कम 2 मीटर सिल्ट जमा है, पानी की जो जल धारण क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, मई जाते जाते वो सूख जाता है। जब पानी की जरूरत है तब ताल में पानी होता ही नहीं, अगर पानी है भी तो उसे उन नहरों के द्वारा ड्रेन करके उन किसानों के खेत तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि सारी नहरें गाद से भरी पड़ी है। सरकार करती क्या है, उन नहरों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट है, जो केवल ट्रैक्टर चला करके जोत करके बराबर करके दिखा दिया जाता है और सारा पैसा हड़प लिया जाता है। वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से बहुत उम्मीद थी कि इन नहरों के सिल्ट की सफाई और सागरों का जो उथलापन है, गाद भरा हुआ है, उसको खोद करके उसकी पहले जो स्टेटस थी उतनी गहराई उसमें मेंटेन की जाए, जिससे कि जल धारण क्षमता बढ़े और किसानों को पानी मिले। सर आप अक्सर देखे होंगे जी फ्रीडम मूवमेंट में, जी जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में लड़ाई लड़ी, जी अक्सर ये तो लॉयर थे जी या बड़े बड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाद में जी उसमें भी थे। जी तो अभी के टाइम पीरियड में एज ए लीगल प्रैक्टिशनर्स बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि तब पॉलिटिक्स जो थी वो वतन को आजाद कराने की दीवानगी थी, और जो वकील होता है वो बहुत ही जागरूक होता है। यूं कह लीजिए कि वो बिल्कुल जो टावर होता है मोबाइल का, वो टावर के हिसाब से होता है, समाज के हर मुद्दे से जुड़ा होता है और उसका हल निकालने का तरीका उसे मालूम होता है। वो मैकेनाइज करके अपनी बाणी से लोगों को जगा करके वो इस क्षमता में आ जाता है कि वो अपना काम आसानी से निकाल लेता है। वर्तमान स्थिति में क्या है, पॉलिटिक्स में वो आ रहा है जिसके पास नंबर 2 का पैसा है, बेहिसाब पैसा खर्च कर सकता है। और उससे भी अब विद्रूपता ये आ गई है कि अब जो बहुसंख्यक समाज है उसके वोटों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, बाकी जो भी वोट हैं, जो भी और जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें स्कैटर कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, और इसी वर्गीकरण के नाम पर जाति पात का, फिरकेबाजी का ऐसा कुछ जाल फैलाया गया है कि सारे वोट बढ़ जाते हैं और वही आदमी जीतता है जो कि किसी धर्म की अगुवाई वाली पार्टी से जुड़ा हुआ हो। मिसाल के तौर पर शौहरतगढ़ में अभी चुनाव हुआ, एक ऐसा आदमी चुनाव जीत गया जो केवल 15 दिन के लिए उस क्षेत्र में आया, 3-4 जिले के दूर से आकर के, जिसको कोई नहीं जानता था, और बहुसंख्यक के वोट पर वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मेहनत के चुनाव जीत के चला गया। तो अब पॉलिटिक्स पढ़े लिखे लोगों का खेल नहीं रह गया है और बहुत ही बुरे मुस्तकबिल की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ना तो वकील इसमें आगे आ रहा है, ना पढ़ा लिखा आगे आ रहा है, ना ही कोई ऐसा समाज सेवी आगे आ रहा है जो अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो। नतीजा यह है, इस गैप का फायदा वो तथाकथित पूंजीपति उठा रहा है जो नंबर 2 का पैसा कमा लिया। सर इसमें एक पॉइंट मैं लेना चाहूंगा कि जैसे जो लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं जी, जो उसमें क्या होता है कि वे सिविल सोसाइटी के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल, तो इसमें भी नहीं आगे आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? असल में जो वर्तमान सरकारें हैं वो नहीं चाहती हैं कि समाज में जागरूकता फैलाने वाले लोगों को कहीं से प्रोत्साहन मिले, बल्कि उन्हें तमाम झूठे मामलों में फंसा करके इतना पीड़ित कर दिया जाता है कि वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वकला समाज किसी भी समाज के पैरामीटर का आईना होता है कि वो समाज कहां तक पढ़ा लिखा, कहां तक जागरूक है। कचहरी में जो मुकदमे आ रहे हैं, क्रिमिनल का जो मुकदमा आ रहा है, मोस्टली वो आधे मुकदमे तो पुलिस की देन है, आधे मुकदमे अशिक्षा की देन है, जिनसे लड़ने के लिए वकील कमजोर पड़ जाता है। पैसा दे करके पुलिस में अपना प्रभाव बना करके बड़े लोग छोटे लोगों को सताने में कामयाब है। सर हम यही एक और फर्दर इसी पे एक्सटेंड करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की जी, और इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज ए सेकुलर सॉवरेन,
तो वहाँ अल्पसंख्यक कैसे सरवाइव करे जब बहुसंख्यकवाद देखिए, ऐसा है, में आ जाए? बहुत अच्छा सवाल आपका है ये। दरअसल हकीकत ये है कि जो भी भारतीय हैं, जो भारत में पैदा हुई हैं, सारे लोग वतन परस्त हैं। इसमें कोई किसी में लेकिन कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन निकालने वाले वो लोग हैं जो वास्तव में वतन परस्त नहीं है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि हिंसा करके किसी को पीड़ित किया जाए और किसी को यूं ही चलते राह चलते देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ये वही लोग हैं जो गांव में कुछ दबंग टाइप के लौंडे होते हैं, उन्हें नंगा बदमाश कहा जाता है। उसी तरीके से समाज से निकले हुए कुछ नंगे और बदमाश टाइप के लोग हैं जिन्होंने राजनीति का चोला ओढ़ करके समाज को विद्रूप कर दिया है। गली गली घूम करके तुम देशद्रोही हो, तुम जो है देश के लायक नहीं हो, वो ऐसा कुछ बनाते हैं माहौल कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। हर मामले में अगुवाई चंद दबंग ही कर रहे हैं। इत्तेफाक से इस देश का दुर्भाग्य है कि वही दबंग, वही लफंगे, वही नंगे, वही लुच्चे, वही बेईमान राजनीति में हावी हो गए। तो सर, हमें ये नहीं लगता कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जब सियासत में नहीं जाएंगे, जैसे वो सिक्योरिटी ढूंढेंगे, तो और लोगों को मौका मिलेगा? नहीं, ये बिल्कुल आपका जगाने वाला सवाल है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे तब तक देश का कुछ नहीं होगा। जब देश अंधेरे में डूबा था, आप 1857 से पहले जाइए, विवेकानंद आए, दयानंद सरस्वती आए, ज्योतिबा फुले आए, तमाम ऐसे नाम हैं जी जिन्होंने अपनी हिम्मत करके, सर सैयद अहमद खान साहब आए, आपके हसरत मोहानी साहब आए, तमाम, हाँ, शिबली साहब आए, ऐसे तमाम लोग आए जो समाज की परवाह न करके खाली इस देश की अस्मिता को कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा का कैसे घर घर दीप जलाया जाए, उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और कुर्बानी का नतीजा कि वो इतने बड़े दरख्त हैं कि उसके नीचे आज जितने लोग भी खड़े हैं वो नामदार लोग हैं। पूरी दुनिया में अगर हमारा नाम कहीं से हो रहा है तो वो सर सैयद अहमद के देन है, मदन मोहन मालवीय के देन है, ज्योतिबा फुले के देन है, अम्बेडकर साहब के देन है कि आज हम समता के समाज की जो अवधारणा है, समाज के समता की, वो फल फूल रहा है। लेकिन वर्तमान आवेश में उसको भी दबाने के लिए दिन रात राजनीतिक स्तर पर ऐसा कुछ दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो धार्मिक उन्माद है वो जिंदा रहे, उसके नीचे हम फले फूले। सर, आपने बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात की तो उस पर से एक और सवाल मेरा यही है कि खास करके अगर माइनॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी को देखा जाए तो इनमें भी तो कुछ कमी है। ये कहाँ लैग कर रहे हैं मेन स्ट्रीम? ये बहुत खूबसूरत सवाल आपका है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जगह गया था, वहां कुछ तबलीग के लोग मिले, तबलीगी जमात के लोग मिले। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मकसद है। उन्होंने खाली इतना बताया कि मेरा मकसद खाली दीन की रोशनी फैलाना है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने भी आप लोगों के लेक्चर को सुना है, आप लोगों की नसीहत को, आवाज को, जलसों में भी सुना है, आप केवल दो चीज बताते हो। मैं आलिम नहीं हूं लेकिन मुझे तकलीफ होती है इस बात पर। आप कहते हो कि जमीन के 2 गज नीचे क्या होगा और आसमान में क्या होगा। पूरी कौम को खाली इसी में आप उलझाए हुए हो। जमीन के ऊपर क्या होगा, जमीन के ऊपर रहने वालों की जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्या उसके उसूल हैं, कैसे हम आपस में मिलजुल करके रह करके इस देश की तरक्की के लिए काम करें। और जो शिक्षा का फ्रेम बन रहा है पूरी दुनिया में, 4G 5G से आगे दुनिया चली गई है, आप कह रहे हो कि नहीं साहब, आप जो है टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। तो ये जो मौलाना द्वारा या जो तथाकथित इस तरीके से धर्म के प्रचारक लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अल्पसंख्यक समाज को अंधेरे की ओर न ले जाकर उजाले की ओर ले जाएं। साना बसाना उन लोगों के बीच में खड़ा करने के लिए जो मॉडर्न शिक्षा है इसको अपनाया जाए। मदरसों की जो तवारीख है, पढ़े लिखे लोग जो निकले मदरसों से, उन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के लिए अपनी जान की कुर्बानी की है। हजारों मौलाना लोगों की फांसी हुई है इसलिए कि वो देश को आजादी देश की चाहते थे, तरक्की चाहते थे, फलाह और बहबूदी चाहते थे। लेकिन आज का मौलाना ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सर, आज के जो मौलाना है, जब उनसे बात होती है जो पॉडकास्टर, तो उनका ये कहना है कि हम तो जो कर रहे हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, आपका ये जो कहना है कि इस अल्पसंख्यक समाज में खासकर जो अंधेरा कैसे दूर किया जाए, मैं आपको बताऊं, इस जिले का जो आंकड़ा है, शिक्षा के अंधेरे की वजह से अपहरण के जो मुकदमे हैं, घर से भागने वाली लड़कियों के जो आंकड़े हैं, वो सबसे ज्यादा मुस्लिम बिरादरी के हैं। वजह क्या है कि
उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी घर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए क्या जरूरत है, ये उसको नहीं बताया गया। नतीजा ये है कि वो भोली भाली लड़कियां चंद लोगों के बहलावे फुसलावे में आकर कहीं बंबई को ही भगा लेगा, कहीं दिल्ली को ही भगा लेगा, और मौलाना इसमें बिल्कुल खामोश है। किसने रोका है कि आप लड़कियों की स्कूल ना खोलिए? किसने रोका है कि आप ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज ना खोलिए? पूरा सिद्धार्थनगर में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। रउसाओं की तादाद अगर देखिए तो बंबई में हर एक सेठ किसी न किसी गांव का निकलेगा। लेकिन वो करता क्या है, वो इसी पर मोज में ताव दे घूम रहा है कि मेरे को अब मुल्क गया था तो यहां पर एक प्लाट खरीदा। जब वहां जाएगा तो कहेगा अब की बार मैंने उधर मुंबरा में एक फ्लैट खरीदा। ये दो चीजें गले में टांग के घूमता है। वो ये नहीं कहता है कि अपने गांव में मैंने एक स्कूल खोला, अपने गांव में 4 गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने फीस दी। कोई ऐसा ताउन का काम समाज के कल्याण के लिए नहीं कर रहा है, जिससे कि ये अल्पसंख्यक समाज जो अशिक्षा से दूर जा रहा है, जिसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया गया है कि ये जो है अब्दुल्ला पंचर ही बनाएगा। सर, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर हम बात करें और 1957 के वो जो 90s का टाइम पीरियड है, उसमें जिस तरह से रिफॉर्म और रेवोल्यूशन आए सिविली और सर सैयद, उसके बाद से यूनिवर्सिटीज का ना आना और डिग्री कॉलेजेस के सामने ना खुलने के क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, जहां तक इस जिले का सवाल है, दूर की बात मैं नहीं करता, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। आप ककरावा बॉर्डर से लेकर के आप चले जाइए सिद्धार्थनगर के बॉर्डर पचपड़वा के पास तक। बॉर्डर बेल्ट में बहुत घनी आबादी, मुस्लिम आबादी है। ज्यादातर जमीनों के मालिक मुस्लिम महतो लोग हैं। लेकिन इन बॉर्डर बेल्ट पर आपको एक भी टेक्निकल स्कूल, एक भी बढ़िया इंटर कॉलेज, बढ़िया डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा। ये जिम्मेदारी इन रउसाओं की बनती है। जो बच्चे बॉम्बे गए, बॉम्बे जाकर के सेठ बन गई, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी से अकेले कोई काम नहीं चलेगा। सही बात। सिविल सोसाइटी और उनके कंपैक्ट टीम से काम करे। तो ऐसी कोई टीम नहीं तैयार हुई जो इन लोगों से कहे कि भाई कोई जरूरी है कि सर सैयद अहमद ही भेजे गए थे कि जाकर के तुम यूनिवर्सिटी खोलो। सही बात। ये सब पर जिम्मेदारी दी गई है। सही है। कुरान में यहां तक कहा गया है कि तुम्हारा जो हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब में ये सबसे खास चैप्टर होगा कि तुमने खिदमत खल्क के लिए क्या किया। सर, मैं आता हूँ डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के लीगल सिस्टम पर। जी। अभी आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं 43 साल से, जो नया ब्लड प्रैक्टिशनर से आ रहा है, उसमें क्या कमी और क्या अच्छाई देख रहे हैं? असल में नया जो प्रैक्टिशनर आ रहा है, वो जो कचहरी का ताना बाना है, उसको देख करके इस बात को लेकर परेशान है कि तत्कालिक तौर पे उसे कुछ पैसा नहीं मिलता है जिससे कि वो सरवाइव कर सके। भीड़ वकीलों की बढ़ती जा रही है, लेकिन शुरुआत के जो 1-2 साल के मरहले होते हैं उसमें उसको मुकदमा मिलता नहीं है, पैसा उसको मिल नहीं पाता है, और वो अगर दिल का छोटा है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो ये समझ कर कचहरी में आए कि जैसे मैंने 3 साल तक वकालत की पढ़ाई करी है, 5 साल तक वकालत की पढ़ाई करी है, तो मैं 3-4 साल तक पढ़ाई समझ करके इसको सीखूंगा और मैं अपने हिसाब से जिस भी विधा में काम करना चाहूंगा उसकी मास्टरी होने पर मैं कामयाब होऊंगा। वो इंतजार नहीं कर सकता, बहुत जल्दी में है वो, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ना काम की कमी है कचहरी में, हमेशा जो विद्वान लोग रहे हैं उन्होंने इतिहास बनाया है। यही कचहरी में 800-900 वकील काम करते हैं। सारे जितने भी कचहरी काम है 50-60 वकीलों के बीच में सिमट जाता है, क्योंकि वो 50-60 जो वकील हैं वो अपने विधा के माहिर लोग हैं। तो उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि ये जो माहिरीन लोग हैं ये कैसे सर्वाइव किया, इन्होंने कितनी मेहनत किया होगा, हम क्यों ना ऐसा मेहनत करें। हम सर लीगल सिस्टम पे एक मेरा सवाल होगा कि जैसे सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है, तो इसमें जो नए वकील आ रहे हैं या जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं, उनको ये कैसे सेलेक्ट करें, क्या प्रोसेस उसमें देखें, क्या ध्यान रखें? वो ये देखिए आपकी रुचि पर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में बढ़िया है। आप सिविल करना चाहते हैं, आपका मन उसमें लग रहा है, आपकी जिज्ञासा क्रिमिनल में है, आप क्लेम में जाना चाहते हैं, आप सेल टैक्स में जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसकी महारत आप हासिल करने की कोशिश कीजिए, उन माहिरीन के पीछे लगिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। पहले अगर आपका ध्यान पैसे पे जाएगा तो आप काम नहीं सीख पाओगे। आप पहले काम पर फोकस कीजिए,
प्लेन कैसे तैयार होता है, जवाब दावा कैसे तैयार होता है, कैसे क्रिमिनल मुकदमों में जमानत के लिए बहस की जाती है, दरखास्त दी जाती है, इसकी जो टेक्निकलिटी है किताबों में बहुत कुछ है, और जो उनके सीनियर्स हैं उनके पास भी खजाने बहुत कुछ हैं दिमाग में। उसको हासिल करने के लिए आपको जिद्दोजहद करनी चाहिए, ना कि पैसों के लिए। हम थोड़ा सा इससे हट करके एक और सवाल लेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं और कहूंगा जी। कि सरकार को ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इन्हें स्टाइपेंड के तौर पर 2-3 सालों के लिए इतना तो देना ही चाहिए कि जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके, वो हैंड टू माउथ ना हो। जब वो हैंड टू माउथ होते हैं तब वो फ्रस्ट्रेट होकर कोई और रास्ता चुनता है। सर, हम इसमें ये भी और ऐड करेंगे कि अक्सरियत वर्ल्ड वाइड जब पूरी सिस्टम को पढ़ा जाता है और समझा जाता है तो वहाँ एक कम्पैक्ट सिविल सोसाइटी होती है। उस सिविल सोसाइटी में पत्रकार और वकील ये सब होते हैं, तो वो जैसे एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। क्या सिद्धार्थ नगर में इस तरह का कोई है जिससे कोई इलीगल कामों पर अपना स्टेक रखता हो? नहीं, देखिए, तकलीफ तो वकील को होती है जब भी कहीं कोई अपराध होता है, और अगर पुलिस उसमें जाती करती है या गांव का दलाल जाती करता है या गांव का ठाकुर या ठेकेदार या महतो टाइप का आदमी जब उसमें इन्वॉल्व होता है और अपनी शक्ति के प्रदर्शन को करके वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है, तो वकील को ज्यादा तकलीफ होती है। और वकील कोशिश करता है कि नहीं, न्याय होना चाहिए, लेकिन उसमें आवाज तब जब जाती है जब पुलिस भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। होता ही गांव में है कि किसी न किसी तरीके से पुलिस को मैनेज कर लिया आता है। अब वो चाहे नेताजी के सहारे मैनेज हो, चाहे पैसे के सहारे मैनेज हो, जब पुलिस मैनेज आती है तो वहां अन्याय होना लाजमी है और अन्याय होता है। सर, लीगल सिस्टम में अक्सर देखा गया है कि अभी 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसमें लीगल एड प्रोवाइड कराया जाता है सिस्टम में भी, तो उस तरह से आपको नहीं लगता है कि अब फीस वकीलों की ज्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी के पहुंचने का मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। फीस का एक गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारण होना चाहिए, और जो लोग फीस नहीं दे सकते उनके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए, जैसे कि यूरोप में है कि वो सिंगल सिस्टम, सिंगल विंडो है। वहां पर आपका जो भी मुद्दा है आपने वहां के रजिस्ट्रार को सुनाया, उसने एक तखमीना फीस जमा करा लिया, और वकीलों की एक उनके पास लिस्ट होती है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको प्रोवाइड वकील करा दिया। वकील सारा को तैयार करेगा, प्लेन कोर्ट तक ले जाएगा और आपके बारे में पैरवी करके आपका काम कराएगा। उसमें कभी कोई दिक्कत ना तो क्लाइंट को होती है ना तो वकील को होती है। हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप नहीं पड़ा। हमारे यहाँ तो ये हालात हैं कि ज्यादातर यहाँ मुकदमे बैनामे, जमीन बैनामे एक जमीन बैनामा कीजिए, 4 मुकदमा आपको उपहार में मिलेगा, और ये सिस्टम की लापरवाही के नजर उपहार मिलेगा। कैसे? आपने जमीन बेच दिया, खरीदने वाले ने अगर गांव के दलाल को पैसा नहीं दिया या उसके प्रतिस्पर्धा वालों को नहीं मिलाया, तो तर से कचहरी में एक दरखास्त पड़ जाएगी कि साहब ये जो है बैनामा सही नहीं हुआ है। तो तहसीलदार की तरफ से नोटिस गई, एक मुकदमा वहां चलने लगा। एक दरखास्त डाल दिया कि साहब इन्होंने स्टाम्प कम दिया है, एक मुकदमा डीएम साहब के यहाँ चलने लगा। अब 2 मुकदमे से पास हो गए, जबकि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री ऑफिस में बाकायदे चेक करता है, उसके पास नक्शा है, 1-1 इंच का पूरा शेड्यूल रेट कलेक्टर कहता है कि इतने पैसे का स्टाम्प होना चाहिए। बिना उतना स्टाम्प लिया रजिस्ट्री नहीं करता है। तो जब रजिस्ट्री हो गई तो उसके बाद कैसे असेसमेंट होता है कि साहब इन्होंने चोरी कर लिया स्टाम्प का। अब स्टाम्प की चोरी में एडीएम साहब चाहे इतना पैसा उसको फाइन मार दें, रजिस्ट्रार साहब चाहे इतना पैसा फाइन मार दें, वो चक्कर काटता घूमता है, कहीं नेता के पास, कहीं वकील के पास। पता चला कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के 2-4 लाख या 2-4 10 हजार रुपये से और खर्च करना ही पड़ता है। अगर हम देखें और समझें तो सर, सर्कल रेट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या क्या आपका? अब ये तो इन लोगों की प्यास में समझ नहीं पा रहा हूं, जो जिलाधिकारी लोग हैं इनकी प्यास कितनी ज्यादा है। ये कल्याणकारी, सरकार के कल्याणकारी अधिकारी हैं, जनता का कल्याण करने आए हैं, लेकिन ये रेवेन्यू कलेक्शन के चक्कर में इतने दीवाने हैं कि जो कलेक्टर रेट है किसी पैरामीटर के बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। अनाप शनाप रेट लगे हुए हैं और वो हर साल बढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग सर वकील हैं और इतने, तो आपका क्या स्टेक है? क्या करते? नहीं, उस पर तो वकील खाली हल्ला करता है। वकील हड़ताल तक यहाँ हो चुकी है शेड्यूल रेट के लिए कि ठीक किया जाए, लेकिन कलेक्टर साहब को तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता गला किसका कट रहा है। बस वो बढ़ाएगा तो अच्छा कलेक्टर सरकार की निगाह में। सरकार को इस पर प्रतिबंध करना चाहिए कि हम खाली वसूली के लिए ही बने हुए हैं कि हम आपसे रेवेन्यू वसूल करके और स्टाम्प का पैसा वसूल करके ही जिंदा रहेंगे। जनता की कल्याण के लिए सरकारों को कुर्बानी देनी पड़ती है।
सर एक बहुत अहम मुद्दा जो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर का है वो पलायन का है। जी लोग यहाँ से पलायन करते हैं। बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि इंडस्ट्री नहीं है जी, जनाब ये इतना दुर्भाग्य पहलू है कि आप दोपहर में किसी गांव में चले जाइए, आपको एक भी नौजवान दिखाई नहीं पड़ेगा। वहां बुजुर्ग लोग दिखाई पड़ेंगे, माता बहनें दिखाई पड़ेंगी, नौजवान बच्चे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस महंगाई में कहीं ना कहीं उन्हें कमर तोड़ मेहनत करनी है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई कारोबार नहीं है, ना सरकार ने पहल की, ना नेताओं ने पहल की, ना आने वाले समय में ऐसा कोई भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ कुछ हो पाएगा। नतीजतन उन्हें घर चलाना है, वो भाग करके बंबई मजदूरी करते हैं। अब तो फैशन चल पड़ा है कि हर गांव में 50 बच्चे सऊदीया चले गए। अब धीरे धीरे बच्चे उन्हीं की देखे देखा भाग रहे हैं, चूंकि वहां से पैसा अच्छा खासा आ रहा है। अब वो पैसे की आमद देख करके चाहे जितनी तकलीफ सऊदीया में उठानी पड़े, बच्चे भाग रहे हैं। नौजवानों का पलायन एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जो सिस्टम है सोशल वो बिगड़ रहा है। बिल्कुल, तो उसको कैसे रोका जाए सर? क्योंकि घर पर जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करने वाला नौजवान बच्चा होता है, सेवा करने वाला नौजवान बच्चा होता है, घर में अखराजात लाने वाला नौजवान बच्चा होता है, अपने छोटे भाई को, अपने भतीजों को पढ़ाने वाला, देखभाल करने वाला, उन पर जो है निगरानी रखने वाला नौजवान होता है। वो नौजवान गायब है। इसलिए गायब है कि उसे घर के लिए रोटी का इंतजाम करना है। लोकल में ना तो कोई कल है, ना कारखाना है, ना खेती बाड़ी में ऐसा कोई सरकार मौका दे रही है कि लोग यहीं रह जाएं। एक भी बड़ी चावल मिल यहां नहीं है। जबकि जो प्राकृतिक संसाधन है इतने मजबूत यहां पर हैं कि सरकार अगर निगाह डाल दे तो दसियों कागज के कारखाने यहां चल सकते हैं। इतना ज्यादा पैडी यहां होता है, उसका इतना ज्यादा बैगास यहां होता है कि तमाम इंडस्ट्रियां उससे चल सकती हैं। सर हम आपका यही लेंगे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के सांसद जी हैं वो वक्फ के जो जेपीसी है उसके चेयरमैन है जी, और वक्फ का मुद्दा इतना लाइमलाइट में है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए ये तो लोगों ने नेशनल इशू बना दिया है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें लगी हुई हैं कि साबित कर दिया जाए कि वक्फ की सारी जमीनें बेईमानी की जमीनें हैं, जबकि वक्फ की जमीनें किसी के द्वारा दान दी गई जमीनें हैं। हमारे यहाँ फी सबीलिल्लाह कहा गया है, अल्लाह के नाम पर जमीनों को दान दिया जाता है। अब वो जमीनें मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल होने के लिए दी गई थी कि इसमें जो है जो कुछ उपज आए, जो पैसा आए, वो यतीम खानों में लगे, वो जो है मदरसों में लगे, वो मस्जिदों में लगे, खानकाहों में लगे, जहां भी जरूरत हो उस पैसे का इस्तेमाल इन्हीं वक्फ बोर्ड से कमाए गए पैसों से की जाए। उस पर जो गवर्नमेंट का टेक है सर, और कुछ उनके जो रिसर्च है उस पर एक पॉइंट है कि इस पर कुछ ही लोग काबिज हैं। ये सही है, माफिया बिल्कुल। ये गवर्नमेंट का जी ये इस पर यहाँ गवर्नमेंट की पकड़ के लोगों को आगे आना चाहिए ना सर। असल में कुछ तथाकथित मुस्लिम बिरादरी के जो नेता हैं वो मुस्लिमों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए किसी का भी गला काटने को तैयार रहते हैं, और जितनी भी सरकारें आती हैं उन सरकारों के पीछे पिछलग्गू होकर के वो अपना एनीवे कमांड बनाए रखते हैं। चाहे उन्हें टोपी पहनना पड़े, चाहे चंदन लगाना पड़े, चाहे किसी का जूता उठाना पड़े, उस हद तक वो तैयार रहते हैं और वो कामयाब रहते हैं। तो वो सब भाड़ हैं, वो मुस्लिम नेता नहीं है। अभी आपकी नजर में सर सिद्धार्थनगर में जी अगर डेवलप करना हो सिद्धार्थनगर को ओवरऑल, तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा फैक्टर है किसानी। जमीन बहुत उपजाऊ है, किसानी के लिए किसानों को तैयार किया जाए, उनको आधुनिक जो कृषि यंत्र है, आधुनिक जो कृषि व्यवस्था है, कृषि वैज्ञानिकों को मुहैया कराया जाए। इन खाली हुए खेतों में, जैसे महाराजगंज में है, वहां जब हमारा जो है फसल तैयार होती है तो उनके यहाँ पता चला कटाई हो गई, दूसरी फसल फिर खेत में आ गई। हमारे यहाँ खेत खाली है, एक फसल काट लिया, खेत खाली है। वो खेत खाली क्यों रहता है? सब्जी का जबरदस्त उत्पादन हम कर सकते हैं, फूलों का जबरदस्त उत्पादन हम कर सकते हैं, और कैश क्रॉप जितनी भी हैं वो सब यहाँ की क्लाइमेट में बढ़िया हो सकता है। लेकिन सरकार इस तरफ ना ध्यान देकर उन किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। सर इसमें कागज में तो है, कृषि विज्ञान का केंद्र खुला हुआ है, लेकिन सब ऑफिस में बैठ के दिन भर चाय पीते हैं। जितने तथाकथित उसमें वैज्ञानिक हैं, उसमें कारिंदे हैं, वो गांव में खेतों की तरफ
कोई नहीं जाता है, कागज मेरा में खाली। एक और चीज जानना है, जी। हम बॉर्डर एरिया के हैं, जी नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है जी और नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग कम है जी कंपैरेटिवली जी इंडिया। जी तो इंडिया का ही एक्सपोर्ट वहां होता है, लेकिन कभी साउथ से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है। जी अगर यही इंडस्ट्री लगाई जाए सिद्धार्थनगर में, जी। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो कम होगा। उसके लिए सरकार को क्या रास्ते निकालने चाहिए? अब ये आपका क्या सुझाव है इस पर? यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो चादर तान के सो रहे हैं। नतीजा ये है कि पूरे जिले में एक कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है। शीतगृह का जाल होना चाहिए यहाँ, ताकि जो फसल खराब होने वाली उसे रखा जा सके। शीतगृह ना होने से किसान फसल नहीं बोता है। गन्ना मिल, चीनी मिल ना होने से लोग गन्ना तैयार नहीं। एक जमाना था, हम लोग छोटे छोटे पढ़ते थे शोहरतगढ़ में, तो गन्ने को लादने के लिए ट्रेनें चलती थी, और आपके डुमेरियागंज से लेके बढ़नी का बेल्ट जो था गन्ना बेल्ट कहलाता था, और वहां का गन्ना आपके आनंद नगर शुगर मिल, आपके जो है वो बलरामपुर, तुलसीपुर, बुढ़वल तक जाता था गन्ना यहाँ का। मुझे ये भी याद है कि नेपाल से बैगास और कास, मूंज, ये आता था कोयला पासा से, और ट्रेनों पे लद करके वो जाता था, टीटागढ़ जाता था। यही रॉ मटेरियल है जो यही इस्तेमाल हो सकता है। ना तो आज सरकार ने कोई कागज मिल खोली, ना कोई चीनी मिल खोली, ना कोई जो है दफ्ती मिल खोली, ना स्ट्रा बोर्ड का कोई मिल खोला, ना ही कोई उत्पादन जो अनाज का होता है उसके रख रखाव का कोई शीतगृह खोला। किसान क्या करेगा सिवाय बंबई और सऊदीया जाने के बाद करेगा क्या? सर, मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ जी, और कैमरे की तरफ देख करके हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे वो आप? देखिए, हमारा यूथ बहुत ही जहीन है, बहुत ही दिमाग का परिपक्व है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई के अच्छे स्कूल का अभाव यहाँ है। नतीजा यह है कि बच्चे तैयारी करने के लिए लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जाते हैं, और अभावग्रस्त क्षेत्र होने के नाते बहुत ही कम बच्चे जा पाते हैं। अगर सरकार यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेजेस और आपके पैरामेडिकल के स्कूल्स खोले अगर, तो यहाँ के बच्चों को यही शिक्षित करके, शिक्षा से लैस करके, उन्हें टेक्नोलॉजी से लैस करके अच्छी कमाई के लिए तैयार किया सकता है। वो अनपढ़ बच्चे इंटर बीए पास हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन वो अनपढ़ से भी बेकार इस वक्त हैं, क्योंकि अनपढ़ तो कुछ किसानी, खेती, मजदूरी कर लेगा। ये जो बीए में पास कर घर बैठा हुआ है, वो घर वालों के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और टेक्नोलॉजी आए तो कहां से आए? घर में पैसा नहीं कि जाकर के कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे पड़े। यहाँ सरकार को मुहैया करना चाहिए। आज 70-80 साल हो गया देश को आजाद हुए, 70 साल हो गया, 70 से ऊपर हो रहा है, लेकिन इस 70 साल में कुछ नहीं हुआ। नेताजी आते हैं 20 गाड़ियां लेकर के, जनता वाह वाह कर दी, सीधी जनता है जिंदाबाद करके चली जाती है। नेताजी नहीं सोचते कभी कि कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे नजीर मलिक साहब, जो कि पूरे मुद्दे पर एकदम खुल करके अपनी बात रखी है। बहुत सारे आपने राय दिए हैं कि कैसे हमारा यूथ सिद्धार्थनगर एंड ओवरऑल इंडिया कैसे ग्रो कर सकता है। तो मैंने जिस तरह से वादा किया था, फिर से आपको जितना दिन मैं सिद्धार्थनगर में हूँ, अलग अलग लोगों को आपके साथ जोड़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही देखते रहे। आपका भी शुक्रिया सर।